स्वागत है आप सभी लोगों का करियर विल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसे आप लोग अपने कमेंट में मैपिंग मैपिंग लिख रहे हैं। पता नहीं क्या है, अरे थोड़ा सीरियस होके लिखिए। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी होता है, मैपिंग जैसी कुछ नहीं होती ये चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी कर रहे हैं। और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत, विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को देखेंगे यूपीएससी की, तो लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड मैपिंग को, यानी कि कहा जाए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी को, विश्व के प्रादेशिक भूगोल को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो मेंस के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप बिना रीजनल ज्योग्राफी पढ़े हुए नहीं दे सकते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरू किया था ओशिनिया महाद्वीप के बारे में। ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए कई बार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अध्ययन को ही कहा दे दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन। ऑस्ट्रेलिया के अध्ययन को क्या बोल दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन बोल दिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा देश उसी में ही है। ओशिनिया के अंतर्गत हम लोग जानते हैं माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया है। ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत 2 देश आते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। ठीक है ना? अरे लिखा हुआ टॉपिक में कुछ भी शो करे, आपको तो पता है। आप अपने हिसाब को आप अपना स्टैंडर्ड बना के रखिए। ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल खुश रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों का गुड मॉर्निंग आ गया है। ठीक है, शेड्यूल में मैपिंग वूपिंग कुछ भी लिखे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये है क्या? ये विश्व का प्रादेशिक भूगोल है, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है ना? अगर कोई पूरब को पश्चिम कहेगा, तो क्या आप भी पूरब को पश्चिम कहना शुरू कर देंगे? नहीं कहेंगे ना। आप तो पूरब को पूरब ही कहेंगे, दूसरा जो भी कह रहा है कहने दीजिए। ठीक है, खरखराहट की कोई भी आवाज नहीं है यहाँ पर। पूरा चेक कर लिया गया है सारी चीजें। चलिए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया पर बात कर रहे थे। अब कमेंट बंद करिए और मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर आइए सीधे। हम लोग ऑस्ट्रेलिया पर बात कर रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया था अभी। अब उसी को ही आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, शाबाश कुमारी, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, गुड। ठीक है, आओ जरा। अब अब थोड़ा सा, ठीक है ना? थोड़ा सा सब्र करिए। अब आइए पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, समय व्यर्थ ना गवाओ। पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए। मैप अपने हाथ से बनाना है, और एटलस खोल के बैठ जाइए। एटलस खोल के बैठ जाइए आप सभी लोग। यही ही हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, यही ही हमने बनाया था। अभी तो बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक जल संधि है, जिसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताते जाइए जल्दी से। नंबर 1 पर क्या आएगा? ये है नंबर 1। पॉइंट डाल रहा हूं। नंबर 1 ये क्या है आपको बताना है। नंबर 2 यहां क्या है आपको बताना है। नंबर 3 यहां क्या है आपको बताना है। नंबर 4 यहां क्या है आपको बताना है। नंबर 5 यहां क्या है आपको बताना है। नंबर 6 यहां क्या है आपको बताना है। नंबर 7 यहां क्या है बताना है। नंबर 8 यहां क्या है बताना है। नंबर 9 यहां क्या है बताना है। नंबर 10 यहां क्या है बताना है। और नंबर 11 यहां क्या है बताना है। चलिए, ठीक है। तो नंबर 1 पर है हमारा टॉरस जलसंधि।
नंबर 2 पर है कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, बास जलसंधि, दक्षिणी सागर, हिंद महासागर, तैमूर सागर या तिमोर सागर, बोनापार्ट खाड़ी, अराफुरा सागर, और यहां कारपेंट्रिया की खाड़ी। खाड़ी यही है, बोलिए। शाबाश, शाबाश। और हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं इसके राज्यों के भी संदर्भ में। हम लोग जानते हैं यहां क्या है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, यहां कैनबरा, नॉर्दर्न टेरिटरी है, विक्टोरिया, ये तस्मानिया, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ये नॉर्दर्न टेरिटरी। कुछ लोगों को नॉर्दर्न टेरिटरी नहीं मिल रही थी। अरे भैया, उत्तरी प्रदेश लिखा है, हिंदी का लिए बैठे हो तो नॉर्दर्न टेरिटरी ना करके वहां लिखा होगा आप लोगों का क्या, वहां लिखा होगा उत्तरी प्रदेश, ऐसे करके लिखा होगा, यही था। चलिए, तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर पाए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में बात करी थी, और फिर हम लोगों ने बात करी थी इसके राज्यों के बारे में कि 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अब जरा इनकी राजधानी देखें, अपने एटलस पर राजधानियों को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो यहां आपको राजधानी दिखाई देगी क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी यहां तट पर आप लोगों को दिखाई देगी सिडनी, जिसका पुराना नाम बॉटनीवे था। कैनबरा खुद में एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। यहां देखेंगे विक्टोरिया की राजधानी आपको दिखाई देगी तट पर मेलबर्न, हाईलाइट करते चलिएगा। तस्मानिया की राजधानी यहां आपको दिखाई देगी होबार्ट। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहां आप लोगों को दिखाई देगी एडिलेड, टेस्ट जहां होते हैं, टेस्ट मैच। यहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। नॉर्दर्न टेरिटरी को देखोगे तो यहां राजधानी आपको दिखाई देगी डार्बिन। मिला या नहीं मिला, जल्दी से बोलिए।
जल्दी से बोलिए, यह मिला या नहीं मिला आपको? राजधानी आपको क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ और डरबिन की राजधानी देखेंगे तो सॉरी नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डरबिन। रेनू कह रहे सर एटलस में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एशिया है। हो ही नहीं सकता, ओसिनिया करके दिया होगा रेनू, जरा देखो, ओसिनिया करके दिया होगा, ओसिनिया करके। तो यह इन जो राज्य है ऑस्ट्रेलिया के, इनकी राजधानियां हैं, जिसको आपको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिक्कत यह है कि चलो चारों तरफ का जलीय क्षेत्र जल संधि जान लिया, राज्यों को भी क्रम से जान लिया, अब उनकी राजधानियों को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अरे तो इसे कर लो, दक्षिण महासागर कर लो बेटा, गलती से हो गया लेकिन पता तो आप लोगों को है। लो, बता तो रखा है ना। तो इनको याद करना थोड़ा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले आप एटलस में इन राजधानियों को ढूंढिए और इनको मार्क करिए, हाईलाइट करिए। एटलस इसीलिए खरीदा जाता है ताकि उसे गंदा किया जा सके, किताबें इसीलिए खरीदी जाती हैं ताकि उसको अच्छे से गंदा किया जा सके, क्योंकि गंदा तभी करोगे जब आप उसको बार बार पढ़ोगे। पढ़ोगे ही नहीं तो गंदा होगी नहीं, जिससे पता चल जाता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। रम जंगल राजधानी नहीं है, डार्बिन है। रम जंगल नहीं है, डार्बिन है। ठीक है, तो ये इसकी राजधानियां हैं। अब कैसे याद रखा जाए यह सोचने का विषय है। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा तब भी मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई। हम लोग अब वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर दी है तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो पढ़ाई पढ़ाई बहुत हो चुका, बहुत हो चुका पढ़ाई। और थोड़ा सा बातचीत किया जाए, थोड़ा कहानी वहानी भी सुनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एटलस बंद कर लीजिए और जल्दी से कमेंट करिए एटलस बंद करके कि हाँ सर बंद कर लिया। और आओ पहले आज कहानी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, थोड़ा ज्ञान की बातों पर बात करते हैं और फिर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई तो करनी ही है। जल्दी से एटलस बंद कर लीजिए और कान को खोल के बैठिए, कान खोल कर बैठिए और मेरी कहानी को सुनिए और बताइए जल्दी से कि हां सर बंद कर लिया एटलस। जल्दी से सभी लोग बताएंगे तभी कहानी सुनाएंगे, वरना कुछ नहीं। ठीक है, यस सर, यस सर, कर लिया कर लिया, ठीक है। यहां मुखर्जी नगर में, दिल्ली में मुखर्जी नगर हब है, आप लोगों को पता है, कोचिंग्स का हब है। ठीक है, तो यहां पर एक लड़का था, यही ही उसका जन्म हुआ था, लेकिन माता पिता बचपन में ही गुजर गए। जैसे तैसे करके उसने पढ़ना शुरू किया और उसको यह पता चल गया था अपने जीवन में कि बिना पढ़े वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सफल नहीं हो सकता, उसे यह पता था। तो उसने सोचा कि मैं अपने जीवन में भले ही कोई मेरे ना रहा हो, हालांकि चाचा वगैरह उनके बच्चे थे, कुछ दिन तक उन्होंने साथ रखा, चाचा के बच्चों से उसका प्रेम भी था, लेकिन फिर एक समय बाद क्या हुआ कि दिक्कतें आ ही जाती हैं। उस लड़के को लगा कि मुझे जीवन में कुछ करना है। तो वो लड़का ये सोच रहा था कि क्या करे, तो पहले हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, फिर उसके बाद यही दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने सोचा कि अच्छा कुछ करने के लिए क्या करे, तो उसने बीएससी की। पहले क्या की? बैचलर ऑफ साइंस,
बीएससी करते हैं ना लोग, उसने बीएससी किया। उस लड़के का नाम था मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? मैकडोनाल्ड। या डोनाल्ड भी कह सकते हैं, मैकडोनाल्ड नाम था उसका। लड़का जब बीएससी थर्ड ईयर में आया तो उसका एक दोस्त था जिसका नाम था मूसा ग्रेव। क्या नाम था? मूसा ग्रेव। इसके दोस्त का नाम था, किसके? मैकडोनाल्ड के दोस्त का नाम। तो मैकडोनाल्ड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब थर्ड ईयर में आए तो बड़ा परेशान था वो। उसे ये लग रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, भविष्य में क्या करना चाहिए। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, मैकडोनाल्ड ने मूसा ग्रेव से पूछा अपने दोस्त से। इसके पिताजी आईएएस थे, किसके? मूसा ग्रेव के। इसे पूछा, यार ये बताओ आगे जीवन में क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या करोगे? तो इसने कहा, यार मैं तो आईएएस की तैयारी करूंगा, सिविल की तैयारी करूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा। मैकडोनाल्ड को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैकडोनाल्ड ने पूछा, ये क्या होता है? बीएससी में थे, फाइनल ईयर की बात है। तो मूसा ग्रेव ने बताया कि ये भारत प्रशासनिक सेवा की सबसे उच्च परीक्षा है और इसके माध्यम से आप एक जिले के कलेक्टर बन जाते हो और जिसके अंतर्गत आपके पास उस जिले का विकास करने और उसको नियम से चलाने की पूरी शक्ति होती है। सबसे बड़ी शक्ति आप ही के पास होती है। बड़ा इंटरेस्ट आया, मैकडोनाल्ड को आकर्षित हुआ इस परीक्षा के बारे में। कहा, क्या किया जाता है इसमें, कैसे कैसे क्या है? तो मूसा ग्रेव ने मैकडोनाल्ड से कहा कि देखो इसमें प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री की परीक्षा सिर्फ इसलिए होती है कि जो लोग तैयारी नहीं करते वो भी फॉर्म डाल देते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो सीरियस नहीं है उनको पहले ही फिल्टर कर दिया जाए, इसलिए प्री की परीक्षा होती है। फिर मेंस और इंटरव्यू होता है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है उसमें मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स जुड़ते हैं, प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, मेंस में क्या है? ठीक है कि मेंस में क्या है? तो इन्होंने कहा कि मेंस में 4 पेपर होते हैं जीएस के। कहा ठीक है। फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। कहा ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब क्या? कहा वैकल्पिक विषय। कहा ठीक है। कहा वैकल्पिक विषय के अंतर्गत क्या कर सकते? कहा कोई भी एक विषय का आप चयन कर सकते हैं, उसकी अलग से एक परीक्षा देनी होगी और उसके मार्क्स भी आपके रिजल्ट में फाइनल में जुड़ेंगे। कहा ठीक है, बढ़िया है। कहा लेकिन मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं? मैं तो मैथ्स जो है बीएससी जो है मैथ्स से कर रहा हूं। कहा हाँ। कहा तो मैथ्स ले सकता हूं? तो मूसा ग्रेव ने कहा हाँ ले सकते हो, लेकिन टफ पड़ेगा, गाइड कौन करेगा? तुम एक काम करो, कोई और विषय ले लो। कहा क्या ले ले? कहा कोई भी आर्ट का कोई भी विषय ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो। कहा इसको यार मैंने पढ़ा नहीं जीवन में, वही पढ़ा था 10th तक, उसके बाद तो नहीं पढ़ा। कहा अब पढ़ लो। कहा एक काम करो, तुमने बीएससी कंप्लीट हम लोग हो जाएगा, तुम अब की एमएससी मत करना, तुम एमए करना। क्या करना? एमए, मास्टर ऑफ आर्ट। तो मूसा ग्रेव के कहने पर मैकडोनाल्ड ने बीएससी के बाद एमए किया। क्या किया? एमए। अब एमए कंप्लीट हो गया। फिर मूसा ग्रेव से मैकडोनाल्ड ने पूछा कि मान लो अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या होगा? तो जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कहा हाँ। कहा तब हम क्या करेंगे? तो मूसा ग्रेव ने कहा कि एक काम करो, बीएससी कर ही लिया है, एमए कर ही लिया है, तुम पीएचडी और कर लो। क्या कर लो? पीएचडी। तो फिर किसी एक टॉपिक से मैकडोनाल्ड ने पीएचडी भी कर ली और उसके बाद यह सिविल की तैयारी में लग गए। कौन? मैकडोनाल्ड भी। और कौन? मूसा ग्रेव भी। मैकडोनाल्ड की क्वालिफिकेशन क्या है? मैकडोनाल्ड की क्वालिफिकेशन है, इन्होंने बीएससी किया था, उसके बाद एमए किया था और उसके बाद क्या किया था? पीएचडी किया था। क्लियर है? यहां तक याद रहेगा सबको? तो आओ जरा देखते हैं, कुछ शायद मिल जाए, कुछ शायद मिल जाए। एक तरफ प्रांत लिखते हैं और एक तरफ राजधानी आओ लिखते हैं। प्रांत में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या था? क्वींसलैंड।
ठीक है। फिर न्यू साउथ वेल्स, फिर क्या था, वहीं ही थी राष्ट्रीय राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। फिर क्या था, विक्टोरिया राज्य था। फिर कौन सा राज्य था, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया राज्य। बोलिए, यही था। ठीक है। फिर क्या था, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एक राज्य है। फिर क्या था, तस्मानिया। और फिर नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी। आइए अब इनकी राजधानी देखते हैं। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा, ब्रिस्बेन को बी से लिखते हैं, स्पेलिंग होगी, सिडनी को एस से, और कैनबरा को किस से, सी से। हो गया बीएससी, हुआ बीएससी किसका, मैकडोनाल्ड का। नाम याद रखना, मैकडोनाल्ड ने पहले बीएससी की थी ना, हो गई बीएससी। फिर विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड। मेलबर्न की स्पेलिंग एम से शुरू होगी तो एम, एडिलेड की राजधानी ए से शुरू होगी तो ए। तो बीएससी के बाद अब क्या हो गया, मैकडोनाल्ड का एमए हो गया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखें तो पर्थ, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट, और नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन। पर्थ की स्पेलिंग पी से होती है, होबार्ट की स्पेलिंग एच से होती है, और डार्विन की स्पेलिंग डी से होती है। तो मैकडोनाल्ड ने क्या किया बेटा, बीएससी किया, एमए किया, पीएचडी किया। अब राजधानी याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, जल्दी से बोलिए। राजधानी अब याद रहेगी कि नहीं रहेगी, जल्दी से बोलिए। जल्दी बताएं, अब याद रहेंगी कि नहीं। बीएससी, एमए, पीएचडी किसने किया, मैकडोनाल्ड ने किया। मैकडोनाल्ड ने यही किया था। बोलिए, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब आगे की कहानी बात करते हैं। आगे की कहानी किसने किया था, ये बीएससी, एमए और पीएचडी मैकडोनाल्ड ने किया था। मैकडोनाल्ड ने किया और उसके बाद वह आईएएस की तैयारी पर लग गया। नोट नहीं करना, जब मैं कहूं तब नोट करना है। कहानी सुनो, बोला मैंने कॉपी और एटलस बंद रखो, कहानी सुनो पहले, ठीक है बेटा। तो अब मैकडोनाल्ड और मूसा ग्रेव दोनों आईएएस की तैयारी में लग गए। अब जब आईएएस की तैयारी में लगे तो मैकडोनाल्ड ने भी पढ़ाई करी, मूसा ग्रेव ने भी तैयारी करी, यहीं मुखर्जी नगर में। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोनों ने प्री दिया। पहली बार में मैकडोनाल्ड का प्री नहीं हुआ, मूसा ग्रेव का प्री हो गया। फिर दूसरी बार पेपर हुआ, ठीक है। अरे कहानी है आमरीन, एमएससी किया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। फिर दूसरी बार पेपर दिया तो दोनों का प्री हो गया, लेकिन मेंस से
मैकडोनाल्ड बाहर हो गए और मूसा ग्रेव का मेंस हो गया। और दूसरी बार में मूसा ग्रेव का इंटरव्यू भी हो गया और फाइनल सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैकडोनाल्ड मेंस से ही बाहर हो चुके थे। तीसरी बार मैकडोनाल्ड ने फिर अटेम्प्ट दिया, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू से बाहर हो गए मैकडोनाल्ड। चौथी बार फिर प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और वह फिर बाहर हो गए। और इधर मूसा ग्रेव जो पहले ही सेलेक्ट हो चुके थे 3 साल पहले, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, वो कलेक्टर बन गए। और इस 3 साल में मैकडोनाल्ड ने अपने दोस्त मूसा ग्रेव से कोई संपर्क नहीं रखा। एक दिन बहुत ज्यादा मैकडोनाल्ड फ्रस्ट्रेट हुए और फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपने दोस्त मूसा ग्रेव को फोन किया। मूसा ग्रेव को जब फोन किया तो मूसा ग्रेव से कहा, और दोस्त कैसे हो? मूसा ग्रेव ने मैकडोनाल्ड से कहा, कौन? तो कहा, हम बोल रहे हैं। मैकडोनाल्ड कहा, अरे मेरे दोस्त कैसे हो तुम, और कहां ज्वाइनिंग हो गई तुम्हारी? किसने कहा? मूसा ग्रेव ने। किससे कहा? मैकडोनाल्ड से। मैकडोनाल्ड का तो दिल जल गया कि कह रहा है कि कहां ज्वाइनिंग हो गई। तो उसने कहा कि उसी फ्लैट पे है जहां पहले थे, वहीं ज्वाइनिंग है, हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं। तो बड़ा अचंभे में पड़ा मूसा ग्रेव। कहा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ? कहां? कहा, दोस्त कहीं ना कहीं तुमसे गलती हो रही है। या तो कहा, सर तरीके से प्रयास कर लिया, समझ नहीं आ रहा है, किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। किसने कहा? मैकडोनाल्ड ने। किससे कहा? मूसा ग्रेव से। मूसा ग्रेव ने एक उसे राय दी। मूसा ग्रेव ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम जो है शादी कर लो, तो हो सकता है कि तुम्हारे वाइफ की किस्मत और तुम्हारी किस्मत मिल जाए, तो तुम्हारे जीवन में कुछ नया हो जाए, जैसे भारतीय परंपरा में होता है वैसे ही कहा गया। तो मैकडोनाल्ड ने कहा कि मुझ जैसे बेरोजगार से भाई कौन शादी करेगा? मेरे पास ना संपत्ति है ना कुछ है, कौन शादी करेगा मुझसे? तुम भी मजाक करते हो। और मेरे तो 4 अटेम्प्ट भी पूरे हो गए, मैं तो और ज्यादा परेशान चल रहा हूं, दिमाग फ्रस्ट्रेट है, मजाक बना रहे हो मेरा। मैकडोनाल्ड ने बोला मूसा ग्रेव से। मूसा ग्रेव ने कहा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो कहो, लड़की मैं बताता हूं, और पहले तुम देख लो, बातचीत करो, अगर तुम्हें पसंद आए लड़की तो शादी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? तो थोड़ा बहुत मैकडोनाल्ड को समझ में आया। और साथ ही साथ मूसा ग्रेव ने कहा कि इधर तुम यूपी पीसीएस की तैयारी में भी लग जाना अपनी, कोई टेंशन थोड़ा ना है, पढ़ाई भी करो अपनी। कहा ठीक है। कहा लड़की, मूसा ग्रेव ने कहा कि यहीं हमारे मोहल्ले में रहती, जहां मेरी पोस्टिंग है वहीं बराबर में जो है एक बड़ी सी बिल्डिंग है, कलेक्टर हाउस के बराबर में, वहां एक लड़की रहती है, बहुत सुंदर है, बहुत सुलझी हुई लड़की लगती है। तो मैकडोनाल्ड के मन में लड्डू फूटा। हाँ, क्या नाम है लड़की का? कहा लड़की का नाम है आयर। क्या नाम है? आयर। किसने बताया? मूसा ग्रेव ने बताया। किसे बताया? मैकडोनाल्ड को बताया। किस लिए बताया? कि लड़की अच्छी है, शादी कर लो, हो सकता है तुम दोनों की किस्मत से मैकडोनाल्ड का भला हो जाए, सिलेक्शन कहीं हो जाए। तो उन्होंने कहा वो मुझे तो जानती नहीं है, तो फिर कैसे क्या? तो मैं, मूसा ग्रेव ने कहा कि मेरे पास नंबर है, मैं नंबर दे दे रहा हूं, तुम बात कर लेना। कहा ठीक है। मैकडोनाल्ड ने नंबर ले लिया, लेकिन मैकडोनाल्ड की हिम्मत नहीं हुई कॉल करने की। क्या करते थे? रात में मिस कॉल मार के छोड़ देते थे। 4-5 दिन रात में मिस कॉल आई, तो एक दिन आयर ने कॉल बैक कर ही दिया और कहा कौन है? 4-5 दिन से आप जो है रात में मिस कॉल कर रहे हैं, कौन है, किससे बात करनी है? तो मैकडोनाल्ड हड़बड़ा गए। किसने कहा? आयर ने। किसने कहा? मैकडोनाल्ड से। मैकडोनाल्ड हड़बड़ा गए, डर गए। कहा वो मैं बोल रहा हूं मैकडोनाल्ड का। कौन मैकडोनाल्ड? कहा वो आपका नंबर मूसा ग्रेव ने दिया था। अच्छा अच्छा, अरे तो आपको बताना चाहिए कि आपको उन्होंने नंबर दिया, आप मिस कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल करना चाहिए था। मन में लड्डू फिर फूटा। किसके? मैकडोनाल्ड के। अब धीरे धीरे आयर और मैकडोनाल्ड में बातें होने लगी। समय बीतता गया, दोनों के संबंध प्रगाढ़ होते गए। उधर मैकडोनाल्ड यूपी पीसीएस की तैयारी में लग गए। उन्होंने प्री दिया, प्री हो गया, मेंस दिया, मेंस से बाहर हो चुके थे।
फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो फिर उन्होंने आयर को फोन किया। आयर ने समझाया कि हो सकता है कभी कभी किस्मत खराब होती है, लेकिन आप अपनी मेहनत करना मत छोड़िए। बात करते करते इधर क्या हुआ कि वैलेंटाइन डे का दिन आया, 14 फरवरी का दिन आया। तो आयर ने ऐसे ही मजाक मजाक में मैकडोनाल्ड से कहा कि आप मुझे इस वैलेंटाइन डे पे क्या गिफ्ट दोगे। मैकडोनाल्ड को कुछ सूझे नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही क्या है, बेरोजगार है, जैसे तैसे जीवन चल रहा है उनका इधर उधर करके। लेकिन वो बताते नहीं है, कहते अरे आप बताइए जो भी आपको चाहिए, क्या चाहिए बताइए, आपने पहली बार बोला है, ये है वो है। तो आयर ने कहा कि मुझे जो है बाली चाहिए। बाली मतलब कान में जो पहनते हैं ना, छोटी बाली, बाली चाहिए सोने की। किसकी चाहिए? सोने की। अब जब सुना मैकडोनाल्ड ने सोने की बाली चाहिए, कहा हां, तो दिमाग खराब हो गया कि क्या करे, कैसे क्या करेंगे। मना तो करते नहीं, मेंस ईगो। उन्होंने कहा अरे अरे बिल्कुल हो जाएगा, परेशान ना रहिए, हम आपको यही ही गिफ्ट देंगे। अब इनको याद आया कि क्या करें, तो पीएचडी इन्होंने करी हुई थी, एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा बहुत वहां से पैसा मिला और पैसे को इन्होंने जमा करना शुरू किया। और सुनार से सीधे बाली खरीदने लायक इनके पास पैसा नहीं था। इनको यह था कि कहीं से सोना मिल जाएगा, सुनार को बनवाई का पैसा दे दिया जाएगा, हमको सस्ते में पड़ जाएगी। तो अब ये सोना ढूंढ रहे थे, कौन? मैकडोनाल्ड। तो अपने ही पड़ोस में रह रहे एक व्यक्ति से अपनी पूरी दास्तान बताते हैं कि ऐसे ऐसे चाहिए, कहीं सोना मिल जाए। तो वो दोस्त इनकी मदद करता है। वो कहता है मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है काल गुर्डी। क्या नाम है? काल गुर्डी नाम है। कौन कौन आ चुके हैं इसमें? मैकडोनाल्ड आए हैं, उसके बाद मूसा ग्रेव आए हैं, कैरेक्टर में कौन आया है, फिर आयर आए हैं, फिर बाली चाहिए। आयर को क्या चाहिए? बाली चाहिए। फिर एक जगह आई है कालगुर्डी। कौन सी जगह आई है? कालगुर्डी। तो वो कहता मेरा एक दोस्त है, वो नाम उसका कालगुर्डी है, वो एक सोने की खान में काम करता है, तुम उससे जाके मेरा नाम लेना, वो तुमको कच्चा सोना दे देगा। तो ये जाते हैं, मिलते हैं कालगुर्डी से, बताते हैं। तो वो कहता है अरे दोस्त कोई बात नहीं, पैसा लेते हैं, कच्चा सोना लेते हैं, सुनार के पास जाते हैं, सुंदर सी बाली बनाते हैं और बाली जो है आयर को भेज देते हैं। किसको? आयर को। आयर बाली देखती है तो बहुत खुश होती है, कहती है अरे वाह। और मूसा ग्रेव से कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो मतलब सीरियसली ले लिया। तो मैकडोनाल्ड से कहती है। तो मैकडोनाल्ड कहते हैं कि अरे इसमें मजाक वाली क्या बात थी, हम आपकी बात को मजाक थोड़ा ना लेते, हमने तो सीरियस ही लिया है। खैर धीरे धीरे फिर दोनों में बात होती रही। इधर मैकडोनाल्ड ने यूपी पीसीएस का प्री दिया, प्री क्वालिफाई, मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई, और इंटरव्यू अब उनका था। किसका? मैकडोनाल्ड का। और इंटरव्यू के दौरान ही इनकी बात हुई, इंटरव्यू होने वाला था और उसी समय जो है बात हुई आयर से। तो आयर ने इनसे कहा कि अरे आपको और हमको बात करते हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है अब, और एनिवर्सरी है ये तो हम लोगों के बात करने की, तो बताइए क्या गिफ्ट आप देंगे। अब तो काटो तो खून नहीं मैकडोनाल्ड के। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही बड़ा महंगा पड़ा था, अब सोच रहे हैं कि फिर से गिफ्ट। तो बड़े दबे मन से मैकडोनाल्ड आयर से कहते बताओ तुमको क्या चाहिए। तो आयर कहती है कि मुझे इस बार कंगन चाहिए, और वो भी सोने के। क्या चाहिए? कंगन। आयर को क्या दूसरी डिमांड आई? कंगन की डिमांड आई, और वो भी किसके? सोने के। इधर उनका इंटरव्यू भी है मैकडोनाल्ड का, और इधर से ये फरमाइश भी, लेकिन मरता क्या ना करता, मैंसीगो मानेगा थोड़ा ना, मना थोड़ा ना करे। वो कहता ठीक है, अरे कैसी बात करी, आपको मिल जाएगा।
मिल जाएगा ये। कहते ठीक है। हाँ करिश्मा, लाइव ही चल रही है ये क्लास, और ये क्लास 11 बजे से चल रही है। तो फिर इधर इंटरव्यू वो देकर आ जाते हैं और फिर कमाने में लग जाते हैं बेचारे। कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, इधर ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया, सब इधर उधर करके पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि कंगन में ना उन्हें पैसा कुछ इकट्ठा हो गया। और इकट्ठा होने के बाद फिर वही वाली बात, डायरेक्ट सुनार से खरीद नहीं सकते थे। सोचा कि सोना ले लें और जाके बनवाई का ही पैसा देना पड़ेगा, सस्ते में सोना खरीद ले कहीं से। फिर उसी दोस्त के पास जाते हैं जिसने कालगुर्डी के बारे में बताया था, क्योंकि कालगुर्डी के पास थोड़ा पैसा ये बकाया कराए थे जब पहली बार सोना लेने गए थे। तो जाते हैं, कहते हैं यार वो सोना चाहिए था, कोई हो तो बताओ। तो वो कहता आदमी कि अरे कालगुर्डी है तो जाओ उससे ले लो। तो मैकडोनाल्ड कहते पिछला पैसा उसका बाकी है, जाएंगे तो वो पैसा भी मांगेगा, दिक्कत हो जाएगी, पैसा पहले से ही कम है। तो कहता अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, एक और मेरा दोस्त है, वो इसी का ही भाई है, कालगुर्डी का ही भाई है, लेकिन उसको बताना मत, वो भी सोने की खान में काम करता है, उसका नाम है कूल गार्ली, या कहें कालगुर्डी और कूल, या कूल गार्डी और कालगुर्ली, ठीक है ना, कालगुर्ली। कहा यह भी सोने की खान में ही काम करता है, आप जाओ इसके पास और ले लेना। जाते हैं, बात होती है कालगुर्ली से, वो कहता है कोई बात नहीं, सोना दे देते हैं, और फिर ये बनवा लेते हैं कंगन, और कंगन बनवा के आयर को भेज देते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है? कंगन गया है बनकर अभी? जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताओ, कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से बताइए। यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। अरे बेटा 40 साल, 45 40 साल तक देगा ना, कैसे एज पूरी हो जाएगी? ठीक है, क्लियर है। तो चलो एटलस खोलो, जल्दी से एटलस खोलिए। अब एटलस खोलिए, जल्दी से, जल्दी खोलिए। और जब आप एटलस खोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप में आप देखिएगा, यहां आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है मैकडोनाल्ड, और इसके नीचे एक दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है मूसा ग्रेव। देखो मिला क्या? हाईलाइट करो। मिला? जल्दी से ढूंढिए। मिले ये दोनों, जहां मैंने बनाया है बीच में आपको दिखाई देगा, नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया में। मिला? जल्दी से देखिए। ठीक है, मिल गया। अब जरा यहां देखिए, आपको यहां एक झील दिखाई दे रही होगी, आयर झील, लेक आयर। मिली? लेक आयर। लेक आयर मिला? हाईलाइट करिए, हाईलाइट करिए जल्दी से।
जल्दी से देखिए। फिर देखिए आपको यहां पर खारे पानी की एक झील दिखाई देगी, बार्ले, लेक बार्ले मिला। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लेक बार्ले मिला। मिला, जल्दी से देखिए, हाईलाइट करिए, लेक बार्ले। मिला। एक झील यहां आपको दिखाई देगी, लेक करनाले। यहां लेक बार्ले के ऊपर CARNEGLE करनागले मिला। हां तो देखो बनी हुई है लेक बाली झील। मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ऋषु कह रहे नहीं मिला, हो ही नहीं सकता है कि नहीं मिले। ढूंढिए, मिलेगा। और यही ही समीप देखिए तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा काल गूरली और कूल गार्डी। काल गूरली और कूल गार्डी ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान है ये। काल गूरली और कूल गार्ली मिला। हां, लेट करना जी, ये लिखा तो है। मिला या नहीं मिला, जल्दी से बताओ, हाईलाइट करो, स्पेलिंग लिखा हुआ है। हां, बाली और करनेजी झील, यही ही। कंगन से करनेजी, बाली से बाली, यही ना मांगा था। कार्नेजी लिखा होगा हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं तो जी साइलेंट हो जाता है। मिल गया। कूल गार्डी, काल गूरली, जल्दी से ढूंढिए, मिलेगा। मिलेगा। क्लियर। सोने की खान नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया का मिनरल्स का एक मैप होंगे, छोटे पीछे बने हुए छोटे छोटे मैप मिनरल्स के, वहां पर बना होगा, देखो। या फिर आप पॉलिटिकल मैप में देखो तो वहां मिल जाएगा आपको। वहां मिल जाएगा। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंगन मांगा, बड़े मुश्किल से कंगन पहुंच गया। और उधर क्या हुआ, यूपीपीसीएस इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ गया मैकडोनाल्ड का। और फिर एक बार उनकी किस्मत बेचारों की बहुत खराब निकली और उनका नहीं हुआ। बहुत ही ज्यादा दबाव में थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेट थे। अब उनको लगता है कि आयर के ऊपर दबाव बनाया जाए, और अगर दबाव बनाए कि शादी करिए, अब बहुत हो गया, लंबा समय जा रहा है, तो वो आयर के ऊपर दबाव बनाना शुरू करते हैं। जबकि आयर बहुत अच्छे से जानती है कि इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि बातों बातों में सब बातें पता ही चल गई, बात करते हुए लंबा समय निकल चुका है, और वो इनके हालातों को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब जब इनके हालातों को अच्छे से जान रहे कि कमा उमा रहे नहीं है, सब कुछ है, और आयर पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी लड़की थी, उसकी अपनी कुछ शादी के बाद के जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ महत्वाकांक्षा अलग थी।
पैसा होना चाहिए, सब कुछ। जब इधर मैकडोनाल्ड दबाव बनाते हैं आयर के ऊपर, तो आयर कहती है कि देखो सब कुछ सही है, शादी तो संभव है नहीं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के रूप में मुझे नहीं दिखाई देते जिस व्यक्ति के रूप में मैं अपने पति को देखना चाहती हूं। उसके पास पैसा हो, सारी सुख सुविधा हो, आप तो अभी अपने जिद्दोजहद में खुद ही लगे हुए हैं, और मना करती है। और जब वो मना करती है, अखिल से मेरा एक कहना है, अखिल से, अखिल बेटा, पहले तुमको कहानी में मजा नहीं आ रहा था, अब हम बता रहे हैं क्या तो तुम पहुंच रहे हो भेड़ पालन पर। तो या तो कहो हम तुम्हें तुम्हारे तरीके से पढ़ा दें, या फिर हम अपने तरीके से पढ़ा लें। तो हम तुम्हारे तरीके से तो पढ़ा नहीं पाएंगे बेटा, अपने तरीके से पढ़ाएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि भेड़ पालन कहां, क्यों और किस लिए ज्यादा होता है, और भविष्य में क्या होने वाला है उस क्षेत्र में, हम वो भी बताएंगे। हम खाली ये नहीं बताएंगे कि यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं जहां पर भेड़ पालन, मरीनो भेड़ पालन बहुत बड़े स्तर पर होता है, ये सब बता रहे हैं, ठीक है, सबको पता है। और आपका फाउंडेशन बैच है, यहीं पर जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो बेटा, सब्र, ठीक। चलो, तो आयर मना कर देती हैं, तो मैकडोनाल्ड बहुत गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में जब आते हैं मैकडोनाल्ड, तो वो कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा जीवन में, ये है वो है, जैसे होता है जीवन में। बताओ तुमको क्या चाहिए, ठीक है, बताओ तुमको क्या चाहिए, ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता। कौन कह रहा है? मैकडोनाल्ड, जो बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ईगो हर्ट कर गया उनका। तो आयर बहुत समझाती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बस कर नहीं सकते। लेकिन जब आयर को लगता है कि नहीं समझ पाएगा, तब वो कहती ठीक है, आपको लग रहा है ना कि क्या चाहिए क्या चाहिए, तो मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए। क्या चाहिए? हीरे की अंगूठी, वो भी पिंक डायमंड होना चाहिए, गुलाबी हीरे की अंगूठी चाहिए। क्या चाहिए? गुलाबी हीरे की अंगूठी। कौन कहता है? आयर। पिंक डायमंड रिंग चाहिए, है ना। तो मैकडोनाल्ड को लगता है कि अरे, कहता अच्छा यानी अंगूठी दे देंगे तो यानी हमारी काबिलियत सिद्ध हो जाएगी। वो कहती है कि देखो बातचीत नहीं, जो हम कह रहे हैं अगर कर पाओ ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। एक्चुअली में आयर पीछा छुड़ाना चाह रही थी मैकडोनाल्ड से, क्योंकि वह जानती थी कि यह आदमी अभी स्ट्रगल कर रहा है और उसे शादी स्ट्रगल करने वाले बंदे से नहीं करनी। अब गुस्से में फोन मैकडोनाल्ड भी रख देते कि ठीक है, अब मैं जब ही कॉल करूंगा जब भेज दूंगा पहले हीरे की अंगूठी, वो भी पिंक हीरे की अंगूठी भेजूंगा। का ठीक है, फोन रख गया। अब गुस्से में बोल तो गए, बाद में पूरी रात सोच रहे, हे भगवान इतना पैसा कहां से आएगा, अब क्या करूं मैं, कहां से पैसा लाऊं, इतना पैसा तो मैं कमा भी नहीं रहा हूं। तो वो सोचते हैं कि अपने दोस्तों से उधार लेते हैं और कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। तो सोच रहे होते हैं तो उन्हें याद आता है कि उनकी एक चचेरी बहन थी जो उन्हें बहुत प्यार करती थी, और एक भाई भी था, वो भी बहुत प्यार करता था। और जो चचेरी बहन थी उनका नाम था माउंट ईशा। क्या नाम था? माउंट ईशा नाम था इनकी चचेरी बहन का। किसकी? मैकडोनाल्ड की, माउंट ईशा। और जो चचेरा भाई था उनका नाम था ब्रोकन हिल्स। क्या नाम था? ब्रोकन हिल्स। चचेरे भाई का नाम ब्रोकन हिल्स था और बहन का नाम क्या था? बहन का नाम था माउंट ईशा। तो मैकडोनाल्ड सुबह उठते हैं, माउंट ईशा को फोन करते हैं बड़े लंबे समय बाद। तो एकदम से माउंट ईशा जो उनकी बहन है वो भी बड़ा एकदम अचंभित हो जाती है। कहते हैं इतने सालों में तुमने हमें फोन किया, कहां थे तुम, अभी तक बताया ही नहीं, क्या है, ये है वो है। और फिर अपनी पूरे जीवन में जो जो घटना घटी है मैकडोनाल्ड अपनी चचेरी बहन को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। माउंट ईशा काम कर रही हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई करी और एक अच्छी जगह काम करी, और ये जहां काम कर रही हैं वहां पर यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है बहुत बड़े स्तर पर, तो इनकी सैलरी भी अच्छी खासी है।
कौन? माउंट ईसा। कहां काम करती है? जहां यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है वहां पर। तो ये कहती है ठीक है इतना तो नहीं, लेकिन मैं कुछ पैसा तुमको भेजूंगी, बाकी पैसा भैया से ले लो। भैया मतलब किससे? ब्रोकन हिल्स से ले लो। ब्रोकन हिल्स जहां काम करता है वहां पर चांदी और टिन की माइंस है खूब बड़ी, लौह धात्विक खनिज की खाने हैं। वहां का मैनेजर है ये ब्रोकन हिल्स। इसको भी फोन करता है, सारी दास्ता बनाता है। तो कुछ पैसा माउंट ईसा भेजती है जो यूरेनियम प्रोडक्शन में काम करती है, और ब्रोकन हिल्स भेजते हैं जो अलौह धात्विक खनिज की माइंस में काम करते हैं, जहां चांदी टिन जस्ता वगैरह निकलता है। थोड़ा थोड़ा पैसा इन्होंने भेजा, इसके पास इकट्ठा हो गया, मैकडोनाल्ड के पास अपने पास से कमा भी रहा है। लेकिन अब चाहिए हीरा, और वो भी गुलाबी हीरा। सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। तो इनको याद आता है जब ये तैयारी करते थे तो एक लड़का इनके क्लास में था जिसका नाम था अर्गाइल। क्या नाम था? अर्गाइल। तो जो अर्गाइल था वो बहुत मानता था किसे? मैकडोनाल्ड को, क्योंकि मैकडोनाल्ड पढ़ने में बहुत तेज थे। अर्गाइल बहुत प्यार करता था इनसे, मतलब मित्रवत प्रेम करता था इनसे। लेकिन लंबे समय से बात उनकी भी नहीं हुई थी। और अर्गाइल के पिता की हीरे की खानें थी, डायमंड माइंस थी। अब इधर उधर से फोन नंबर जुड़ाकर ये कॉल करते हैं अर्गाइल को। तो अर्गाइल से कहते हैं और दोस्त कैसे हो? तो कहते कौन? कहते हम। तो अर्गाइल कहते कौन हम, नाम क्या है? तो ये बताते मैकडोनाल्ड। बड़ा खुश होता है अर्गाइल, अरे दोस्त कैसे हो और कहां पोस्टिंग है तुम्हारी? अब मैकडोनाल्ड का तो खून जल जाता है, कहां पोस्टिंग है? ये तो जीवन में प्री मेंस इंटरव्यू से बाहर ही होते आ रहे हैं। तो कहते हैं भाई उसी फ्लैट पे है जहां तुम छोड़कर गए थे पहले, वही है। और तुम क्या कर रहे हो अर्गाइल? तो ये कहते कुछ नहीं, पापा के बिजनेस में ही हाथ बटा रहा हूं। कहा अच्छा अच्छा। कहा मुझे, मैकडोनाल्ड ने कहा मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। कहा क्या? कहा मुझे हीरा चाहिए। पूरी कहानी बताते, कहते मुझे हीरा चाहिए, वो भी पिंक। अर्गाइल कहते बस इतनी सी बात? कहा हो जाएगा काम, बेफिक्र रहो, टेंशन नहीं, दोस्त हो तुम हमारे। तो जो अर्गाइल जो है वो उसी जगह काम कर रहा था जहां उसके पिता के पिंक हीरे की खान थी। किसकी? अर्गाइल की। क्लियर है यहां तक? अब देखो एटलस पर आओ फिर से। कहां आओ? एटलस पर। जल्दी से आइए एटलस पर। जब आप एटलस पर आएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा माउंट ईशा लिखा हुआ। माउंट ईशा। और यहां आपको दिखाई देगा ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स मिला क्या? जल्दी से देखिए, ब्रोकन हिल्स मिला। और इधर की तरफ देखिएगा आपको एक झील दिखाई देगी, यहां लेक अर्गाइल, एकमात्र विश्व की लेक जिसके पास पिंक डायमंड की खान पाई जाती है, लेक अर्गाइल। मिला? ढूंढिए जल्दी से। ढूंढिए, मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और मैंने पहले भी बताया है ये मैप आपको अपने हाथों से भी बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूं, बनाना तो पड़ेगा। लेक अर्गाइल, जल्दी बोलिए। मिला? फिजिकल में, पॉलिटिकल में, मिनरल्स में जाके ढूंढिए। मिल गया सर, मिल गया, ठीक है ठीक है। तो अब मैकडोनाल्ड पिंक हीरे की अंगूठी बनवाते हैं और बनवा कर भिजवा देते हैं किसे? आयर को। और जब आयर के पास मिलती है, आयर देख के बड़ा अचंभित हो जाती है। और जब अचंभित हो जाती है तो उसे पता होता है कि ये खुद तो कमाया नहीं गया होगा, उधारी लिया गया होगा, क्योंकि कहीं कुछ काम कर नहीं रहे तो यही होगा। अब
मैकडोनाल्ड फोन करते हैं आयर को 2 दिन बाद, जब वो मिल जाती है अंगूठी। आयर फोन नहीं उठाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन फोन नहीं उठाती, आयर बात ही नहीं करती है। फिर मैकडोनाल्ड मूसा ग्रेव को फोन करते, कहते आयर से बात हो रही थी, आयर फोन नहीं उठा रही है। मूसा ग्रेव कहते ठीक है, पता करता हूं। तो पता करते हैं मूसा ग्रेव, तो पता चलता है आयर यहां अपने नानी के यहां आई हुई थी और अब अपने घर यानी अपने मैके चली गई हैं। कहां चली गई हैं? मैके चली गई हैं। कौन? आयर। मूसा ग्रेव जाते हैं, मैकडोनाल्ड को फोन करते हैं और मैकडोनाल्ड को बताते हैं भाई आयर तो चली गई है। कहा मैके चली गई, अपने घर चली गई। और इतना सुनते हैं तो मैकडोनाल्ड को लगता है मुझे बताया भी नहीं, और मैकडोनाल्ड को जब नहीं बताया तो वो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कौन? मैकडोनाल्ड। तो आओ जरा देखो, कहां गई है आयर? अपने मैके गई है। यहां आपको एक लेक दिखाई देगी, लेक मैके। मिला? लेक मैके। और ठीक इसी के नीचे एक और झील दिखाई देगी, लेक डिसअपॉइंटमेंट। मिली? जल्दी से ढूंढिए, हाईलाइट करिए। डिसअपॉइंटमेंट लेक। मिली? जल्दी बोलिए। मिल गया? मिल गया? यस सर, यस सर। लेक मैके, लेक डिसअपॉइंटमेंट। यस सर, मिल गया, मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब मैकडोनाल्ड को और ज्यादा गुस्सा आता है, और जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अब वो सोचते हैं कि ये तो आयर ने मुझे धोखा दिया है, और अगर ये धोखा दिया है तो अब या तो आयर तुम रहोगे या हम रहेंगे। और आयर का घर नहीं पता इन्हें, और ढूंढने निकल पड़े उनको मारने के लिए। ब्लर दिखाई दे रहा है। अरे नाम देखिए बस आप, मैके और डिसअपॉइंटमेंट। ये दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है? अब ढूंढ रहे हैं उसे मारने के लिए, तो अब खुद तो मार नहीं पाएंगे, उनको घर ही नहीं पता है कि कहां है कहां नहीं रहती है। एक दिन यही ही मैकडोनाल्ड न्यू साउथ वेल्स में गए हुए थे। कहां? न्यू साउथ वेल्स में। और न्यू साउथ वेल्स यानी कि यहां न्यू साउथ वेल्स में गए हुए थे। वहां पर जाकर एक बार में शराब पी रहे थे और आयर की फोटो निकाल के देख रहे थे और खूब रो रहे थे, और वहां खूब म्यूजिक भी चल रहा था। अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है और पूरे बार में सन्नाटा छा जाता है। क्या छा जाता है? सन्नाटा। तो सुरभि अपने फोन का जो डाटा कंजप्शन है उसे बढ़ाइए, तभी दिखाई देगा, ठीक है? ब्लर इसीलिए दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आपने 144 पे लगा रखा होगा डाटा बचाने के लिए, ठीक? तो अब क्या हुआ कि जाते हैं और सन्नाटा पसर जाता है, तो पड़ोसी से पूछते हैं क्या हुआ। तो पड़ोसी कहता है चुप हो जाओ, इस एरिया का सबसे बड़ा शूटर आया हुआ है। कहा शूटर आया? कहा पैसा लेके लोगों को मारता है। बड़ा खुश हुए मैकडोनाल्ड, का इन्हीं से ही मरवाएंगे जाके अब आयर को। और उस शूटर का नाम होता है लच लालन। क्या नाम होता है? लच लालन। जाते हैं शूटर के पास और जाकर कहते हैं कि आप, हमने सुना है लोगों को पैसों के लिए मारते हैं। लच लालन ने कहा तुम कौन, भागो यहां से। कहा हमें भी जो है किसी को जो है मरवाना है। तो कहते क्या हुआ? तो पूरी कहानी बताते हैं। तो लचलालन बड़ा हृदय द्रवित हो जाता है उनका, क्योंकि उनके साथ भी जीवन में ऐसा ही कुछ हुआ होता है।
लचलालन कहते ठीक है भाई, तुम्हारा यह काम हो जाएगा। अब आयर को ढूंढ रहे होते, कहते आयर के बारे में जितना तुम्हें बताया है तो वो लड़की गांव में तो रहेगी नहीं, किसी शहर में ही रहेगी, तो इसका मतलब तय है कि राजधानी के क्षेत्र में रहेगी, यानी न्यू साउथ वेल्स प्रांत में ही होगी कहीं, और यहीं पर वो रह रही होगी, यहीं देखते। तो यहीं इन्होंने ढूंढना शुरू किया, एक एक बड़े बड़े मॉल में एक एक करके। एक दिन आयर मिल जाती है मैकडोनाल्ड को, और आयर को देखकर मैकडोनाल्ड कहते हैं डार्लिंग। जैसे ही डार्लिंग बोलते हैं, आयर पीछे मुड़ के देखती है और घबरा जाती है मैकडोनाल्ड को देख के, और बराबर में ही आड़ में खड़े हुए लचलालन को मैकडोनाल्ड इशारा करते हैं कि यही ही वो है, और लचलालन निकालते हैं रिवॉल्वर और मार देते हैं किसे, आयर को, मर जाती है वो। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां से एक नदी निकल रही है, डार्लिंग नदी, और आकर यहां अपना जल विसर्जित कर रही है। एक यहां सहायक नदी है लचलालन नदी, और इन दोनों के नदियों के संगम के बाद यही ही जानी जाती है मरे नदी के नाम से। जल्दी से ढूंढो, मर्रे या मरे, ये डार्लिंग नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी डार्लिंग नदी, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी मरे नदी। मिला? जल्दी से ढूंढो, जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढिए। मिला? मिला कि नहीं? डार्लिंग नदी, मर्रे नदी, लचलालन या लाचलालन, ऐसे करके मिलेगा नाम। जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी से। मिल गया? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी डार्लिंग नदी, दूसरी सबसे बड़ी लचलालन नदी। मिला? कमेंट में बताएं जल्दी से। जल्दी से बताएं। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, हिंदी में अलग है। ठीक है, मिल गया, गुड। अब जब ये मार देते तो पूरे मॉल में बड़ा हाहाकार मच जाता है। लचलालन कहते हैं हम पुलिस हैं, ये लड़की का हमने इनकाउंटर किया है। क्या किया है? इनकाउंटर किया है हमने। कौन कहता है? लचलालन। तो जरा देखो, जहां ये नदी अपना जल विसर्जित कर रही है, यहीं ही मिलेगा आपको लिखा हुआ इनकाउंटर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी के पूरब में मिलेगा इनकाउंटर की खाड़ी। मिला? मिला? इनकाउंटर की खाड़ी। यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरीके की? होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और क्या होता है? दोनों फिर जेल चले जाते हैं। आयर मर गई हैं, इनकाउंटर उनका हो चुका है। इनकाउंटर की खाड़ी स्पेंसर की खाड़ी के पूरब में मिलेगा, नहीं है तो बना लीजिए इनकाउंटर की खाड़ी। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य चीजों को जो यहां मिलेंगी अपने एटलस में। यहां देखिए आपको मिलेगा किम्बरले का पठार।
किम्बरले का पठार मिला क्या? हाईलाइट करिए। मिला। यहां पर आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी जिसका नाम है डार्लिंग रेंज। देखो मिलेगी, हाईलाइट करो, डार्लिंग रेंज। मिला। एडिलेड के बगल में, हाँ मिल रहा होगा वहां पर, ठीक। डार्लिंग रेंज मिला। यहां आप लोग देखेंगे तो आपके एटलस में लिखा होगा नल्लाबोर प्लेन या नल्लाबोर का मैदान। मिला। मिला। जल्दी देखिए, नल्लाबोर मैदान। मिला। ठीक है। यहां देखिए आपको मिलेगा तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल मिला। मिला। और ये जितनी भी झीलें हैं मरुस्थल में ही हैं सब। ये जितनी भी झीलें हैं सब मरुस्थल में हैं। यहां आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। मिला। हाईलाइट करिए। जो मैं बता रहा हूं बस उतने को ही आप देखिए, हैं तो बहुत सारे, कोई मतलब नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं बस उतना देखिए आप। यहां देखिएगा नल्लाबोर के मैदान में, अपने पॉलिटिकल मैप में देखिएगा, अपने पॉलिटिकल मैप में यहां पर होगा रेडियम हिल्स। रेडियम हिल्स मिला। एक जगह है रेडियम हिल्स, नल्लाबोर मैदान के विस्तार में यहां आपको दिखाई देगा रेडियम हिल्स। हाईलाइट करिए। यहां आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल दिखाई दिया। इनकाउंटर की खाड़ी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, यहां बना लीजिए ना, नहीं मिल रही है तो बना लीजिए। ग्रेट सैंडी मरुस्थल मिला। एक मरुस्थल यहां आपको मिलेगा गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल। और ठीक इसके सामने आयर झील के इधर यहां मिलेगा आपको सिंपसन मरुस्थल। सिंपसन मरुस्थल जल्दी से हाईलाइट करिए। रेडियम हिल्स नहीं मिला, रेडियम मिलेगा। पॉलिटिकल मैप में जाके देखो, नहीं तो फिजिकल में जाके देखो, जहां मैंने बनाया है इधर ही मिलेगा रेडियम हिल्स लिखा हुआ, एक जगह के रूप में। रेडियम हिल्स रेडियम हिल्स मिला। अब ध्यान से देखें तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में सबसे उत्तरी मरुस्थल है तनामी, उसके बाद ग्रेट सैंडी सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में, गिब्सन मरुस्थल, और सबसे दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और इधर इसके गिब्सन के सामने आयर के पास सिंपसन मरुस्थल का विस्तार हमें दिखाई देता है। माउंट ईशा, जहां मैकडोनाल्ड की बहन काम करती थी यूरेनियम प्रोडक्शन,
ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है माउंट ईशा। यूरेनियम की दूसरी सबसे बड़ी खान ऑस्ट्रेलिया की है रेडियम हिल्स। कौन सी है? रेडियम हिल्स। ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे बड़ी यूरेनियम की जो खान है, यहां आपने देखा था डरबिन, और किसकी? उत्तरी टेरिटरी की राजधानी। और डरबिन के नीचे ही देखिए वहां आपको मिलेगा रम जंगल। रम जंगल डरबिन के नीचे सीधे ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है रम जंगल। मिला या नहीं जल्दी से बताएं। जो नहीं मिल रहा है उसे बना लीजिए जहां मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ा कर दे रहा हूं मैप को। ये लो, बड़ा भी कर दिया मैप को। हां लिखाएंगे, पहले अब ये पूरा आपको प्लेस बता दिए कहां पर क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हैं। ब्रोकन हिल्स में आ लौह धात्विक खनिज पाया जाता है, मैंने आपको बताया। मैंने यहां आपको बताया कि यहां पर धात्विक खनिज पाया जाता है, लौह धात्विक खनिज किंबरले पठार में। क्लियर है? बोलिए। चलिए अब इस मैप को बनाइए जल्दी से आप लोग अपने हाथ से। ये सारे प्लेस लिखेंगे हम, लेकिन कहां कब किसको लिखना है ये बात आगे की है। अब आपको पता चल चुका है कहां पर ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। बनाइए जल्दी से। अलग अलग है अंजलि, स्पेंसर की खाड़ी अलग है, इनकाउंटर की खाड़ी अलग है। ये जो बड़ी सी पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नहीं अभी कुछ नहीं लिखाया है, पहले ये मैप बना लो, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने राजधानी लिखा था उसे लिखा जाएगा। पहले ये मैप बना लीजिए। अपने हाथ से मैप ये बनाया है आपने, एक एक स्थान देखा है, कहानी सुनी है, तो अब आपको कहां पर कौन सा प्लेस है ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। और जब ये प्लेस याद रहेगा तो यहां कहां क्या हो रहा है इसके बारे में तब आपको पता चलेगा। प्री के अंतर्गत खाली नहीं पढ़ना होता है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, बल्कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत क्या है, क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है और कैसे प्रश्नों का सम्मिश्रण कर दिया जाता है, वो सब देखेंगे। हां मैप में जो लिखा है सब लिखना है प्लेस बना बनाकर, इसीलिए तो बनवा रहे हैं। और क्यों बनवा रहे हैं? इसीलिए बड़ा किया है मैप को। ये मैपिंग हो गई आपकी। मैप अपने हाथ से बनाना है। एटलस पे तो जो आपने बनाया है, जो हाईलाइट किया है वो किया ही है। और जल्दी से बनाकर बताएं कमेंट में।
बना लिया, ओके। देखिए, ये मैप मैं आपसे क्यों बनवा रहा हूं, इसका कारण है, जो स्टूडेंट मैंने कल भी बताया था, जिसका वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पर कमांड होता है, 40% उसकी ज्योग्राफी तैयार होती है, 40% उसकी ज्योग्राफी तैयार है। जब आप अपने हाथ से बनाते हैं मैप, अपने हाथ से लोकेशन लिखते हैं, तो आपको वो स्थान बिल्कुल दिमाग में होता है, कहां है, क्या चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आंसर राइटिंग के समय आपको मैप बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप खटाक से मैप बनाकर ऐसे क्षेत्रों को नोट कर देंगे, वह कोड कर देंगे कि ये है ऐसे ऐसे ऐसे, ये है क्षेत्र। इसीलिए मैप आपसे बनवा रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये लिखा था, डालिए और लिखेंगे, एक तरफ प्रांत और एक तरफ राजधानी। लिखिए, ये जल्दी से ये लिखे, ये वाला भाग नहीं लिखना है, प्रांत और राजधानी। धन्यवाद। अभी जल्दी से लिखिए इसे, और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अभी बनाया नहीं है नित्यानंद, बाद में बना लेना, चला जाएगा वहां पर। लो भाई लो, बनाओ जल्दी से। चलिए अब हटा दे रहा हूं, अब हो गया होगा। अब ये बनाइए जल्दी से। थैंक यू लीलाधर। आपको वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट आपके जबान पर होंगे, आप देखते जाइएगा कहां कैसे क्या। और ऐसा नहीं कि खाली आपको यह पता होगा पर्वत पठार झील मैदान का है, ना ना ना, आपको यह तक पता होगा कि वहां पर क्या वर्तमान में हो रहा है, किस तरीके के स्थलाकृतिक परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह भी आपको पता होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग आगे की बात करते हैं।
अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन। ऑस्ट्रेलिया को एक साथ अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल फिजिकल दोनों मैपों को, ठीक है ना, तो आपको बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा एक साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया को पढ़ना। तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ भागों में बांटते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन करते हैं, तब हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन कर पाना आसान होगा। अर्थात ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, कुमारी कहे मेरे मैप अच्छा नहीं बन पाता है। जब अभी बनाओगे ना, बार बार मैप बनेगा, अपने आप अच्छा बनने लगेगा। ठीक है, याद रखना पेंसिल से नहीं बनाना है, पेन से बनाना है, क्योंकि अगर आपने पेंसिल से बनाया तो आप बार बार मिटाओगे अच्छा बनाने के चक्कर में। पेन से बनाना है, ठीक है, जैसा भी बने अच्छा है वो, बस धीरे धीरे अभी बनने लगेगा। तो आइए जरा ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन देखते हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया को आसानी से समझा और पढ़ा जा सके। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन। विभाजन अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया हमको कुछ इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमें ऑस्ट्रेलिया। और यहां अगर आप लोग देखेंगे तो एक वृहद पर्वत श्रेणी का विस्तार आपको दिखाई देगा। ये वृहद पर्वत श्रेणी का विस्तार जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर है यहां तक? बोलिए। फिर आपको या इस तरीके से ले लेते हैं, ये भाग। ठीक है, ये जो बीच में आपको भाग दिखाई दे रहा है, यह भाग दिखाई दे रहा है केंद्रीय निम्न भूमि के रूप में, सेंट्रल लोलैंड के रूप में। ठीक है ना। और तीसरा यहां जो भाग चौथा दिखाई दे रहा है, यह भाग आपको दिखाई दे रहा है किस रूप में? पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के रूप में। यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूरब में आपको यहां पर एक तटीय मैदान दिखाई दे रहा है, ये। ठीक है, इसे कहा जाता है पूर्वी तटीय भूमि। पूर्वी तटीय भूमि पहला डिवीजन हो गया ये। दूसरा अगर हम लोग देखें तो हमको दिखाई दे रहा है ये वृहद पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है सेकंड नंबर 2 रखे अगर हम, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर है? तीसरा अगर हम लोग यहां बात करें तो यह हमें दिखाई देता है केंद्रीय निम्न भूमि, ये भाग केंद्रीय निम्न भूमि, ये नंबर 3 है। और नंबर 4 अगर आप देखें तो यहां आपको दिखाई देता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर है यहां तक? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देखोगे क्या कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से मकर रेखा होकर जाती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा होकर, इससे होकर गुजरती है। और ऊपर देखेंगे तो यहां 0 डिग्री इक्वेटर है, यानी विषुवत रेखा। अगर आप पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा
कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला है। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? बोलिए, कौन से जलवायु वाला है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला। इसका अधिकांश भाग यानी 0 से 23.5 डिग्री के बीच वाला ज्यादा भाग ऑस्ट्रेलिया का आ जा रहा है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में हमें दिखाई देती है। किसके रूप में? उष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में। तो यह 4 भौतिक विभाजन है। पहला पूर्वी तटीय भूमि, दूसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तीसरा केंद्रीय निम्न भूमि और चौथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस मैप को देखकर आपको किस भौतिक विभाजन में सबसे बड़ा भौतिक विभाजन किसका लग रहा है? कौन सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ दिख रहा है आपको? जल्दी से बताएं, कौन सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए रूप में दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा भौतिक विभाजन सबसे बड़ा है? जल्दी से बोलिए, कौन सा दिखाई दे रहा है? कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। कमेंट करिए, मरुस्थलीय मरुस्थलीय मरुस्थलीय। गुड। यानी कि यह कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2/3 भाग पर मरुस्थलों का विस्तार दिखाई देता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या प्यासी धरती का देश कहा जाता है। क्या बताया मैंने आपको? ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग पर मरुस्थलों का विस्तार है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग पर केवल मरुस्थल हम लोगों को दिखाई देते हैं। क्लियर है? बोलिए, हेडिंग डालिए, ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन। ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन। हेडिंग डालिए, ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन। और यह मैप बनाइए और फिर उसके बाद पहले लिखेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन, यह मैप बनाइए जल्दी से। ये वाला मैप अलग से बनाना है, ठीक है? मेरे साथ ही बना लिया था। चलिए जरा पहले लिखिए और फिर हम लोग इसको समझते हैं। लिखिए, इस मैप को बनाने के बाद नीचे लिखिए, वर्तमान में विश्व के सभी महाद्वीपों में
वर्तमान में विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। साथ ही अन्य महाद्वीपों की तुलना में अधिक समतल है, अन्य महाद्वीपों की तुलना में अधिक समतल है। समतल है, होगा ही समतल। जिस देश के 2/3 क्षेत्रफल पे, उससे अधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल ही मरुस्थल हो, तो समतल तो वो माना ही जाएगा, समतल है। क्योंकि यहां पर ऊंची स्थलाकृतियों का अभाव पाया जाता है, ऊंची स्थलाकृतियों का अभाव पाया जाता है। अभाव पाया जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। चूंकि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय। पूर्ण विराम। इस महाद्वीप के, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट पैरा में, इस महाद्वीप के लगभग 2/3 क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। जिस कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अध्ययन की दृष्टि से
अध्ययन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का निम्न रूप में भौतिक विभाजन किया जा सकता है। निम्न रूप में भौतिक विभाजन किया जा सकता है। किया जा सकता है। डैश। तो अब हम लोग एक एक करके इन भौतिक विभाजन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला डालिए हेडिंग पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पहली हेडिंग रहेगी। तो चलिए पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। अब हमारे लिए मुख्य फोकस का विषय रहेगा पूर्वी तटीय मैदान। हम लोग जानते हैं कि इसके पूर्वी भाग में यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी भाग में ही यह पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है। क्लियर है? चूंकि हम लोग यह जानते हैं मकर रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। सुनते रहिएगा पहले तभी बनाइएगा, कहीं मेरे साथ साथ बनाने बैठ जाओ फिर दिक्कत होती है। आधा दिमाग इधर आधा दिमाग उधर आपका रह जाएगा। तो अगर आप लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूरब में हमें एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मैदान का विस्तार दिखाई देता है, जिसे पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान का क्षेत्रफल, ये जो संकीर्ण तटीय पट्टी के रूप में देख रहे हैं, इसका जो क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का केवल 3% है। इस तटीय मैदान का इसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का केवल 3% है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का लगभग 87 से 90%, 87 to 90% पॉपुलेशन इसी तटीय भाग में, पूर्वी तटीय भाग में रहती है। इसी पूर्वी तटीय भाग में रहती है। फिर से सुनिएगा, यह पूर्वी तटीय भाग ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का केवल 3%, और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 87 से 90% जनसंख्या इसी तटीय मैदान में निवास करती है। आप लोग जानते हैं कि यहां पर कोरल सागर है। और यही आप लोगों को यह भी पता है कि क्वींसलैंड राज्य के समानांतर ही इस कोरल सागर वाले भाग में जल में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है, जिसका विस्तार लोग कहते हैं पूर्वी
जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे है? जी नहीं, जिसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के पूर्वी तट के सहारे है। क्वींसलैंड राज्य के, फिर से सुनिएगा, पूर्वी तट के सहारे है और इसे ही कहा जाता है क्या? ग्रेट डिवाइडिंग सॉरी ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति जो कि अंदर की तरफ है। समझ में आया आपके? अब जरा एक सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस लगाइए। किसी भी देश में उसके किसी क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या का पाया जाना किन बातों पर निर्भर करेगा? भाई किसी क्षेत्र के, मतलब किसी देश के क्षेत्र विशेष में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जा रही है, तो मानव अधिवास किन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाएगा? क्या क्या उसके कारक हो सकते हैं उस क्षेत्र में उस मानव अधिवास के ज्यादा पाए जाने के? पहला, वहां पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो, उपजाऊ भूमि। दूसरा, जलवायविक दशाएं अनुकूल हो। तीसरा, वहां पर खनिज पाया जाता हो। चौथा, वहां उद्योगों की स्थापना हो, क्योंकि जिनके पास जमीन नहीं होगा उनके पास उद्योग में काम करने या बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम करने का क्या होगा? अनुभव, वो पैसा कमाएंगे। होगा या नहीं होगा? तो यह मुख्य कारक होंगे किसी क्षेत्र में अधिक मानव अधिवास पाए जाने के। और ऑस्ट्रेलिया के इस 3% क्षेत्रफल में लगभग 90% ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी अगर पाई जा रही है, तो इसका मतलब है यहां पर यह कारक होंगे मौजूद, तभी ही यहां पर ज्यादा अधिवास हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहां तक? तो आइए जरा देखते हैं कि क्या है। ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में मकर रेखा से ऊपर पूर्वी जो है विषुवत रेखा की ओर या इस उष्ण कटिबंधीय भाग में जो वर्षा होती है, यह वर्षा होती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के माध्यम से। किसके माध्यम से? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। क्योंकि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, ट्रेड विंड्स है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहां प्रशांत महासागर है, ये गर्म है, गर्म क्षेत्र में बनने वाली पवन है, तो तय है जब ये चलेगी तो अपने साथ गर्म है तो प्यास बुझाती हुई चलेगी, तो पानी पीती हुई चलेगी और तट के सहारे चलना शुरू करेगी। करेगी या नहीं करेगी? बोलिए। किसके सहारे? सीधे सीधे आना शुरू करेगी और आकर सबसे पहले किससे टकराएगी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराएगी। और जब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराएगी तो अधिकतम वर्षा इसी तटीय भाग पर कर देगी। कर देगी या नहीं? तो इस तटीय भाग में वर्षा अधिक कर देगी, यानी यहां की मृदा उपजाऊ होगी। यहां पर लगभग 170-180 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है, जिस कारण से यहां पर गन्ने की कृषि बड़े स्तर पर होती है। मकर रेखा से उत्तर की तरफ देखते चले जाएंगे, थोड़ा मकर रेखा से नीचे भी किसकी कृषि? गन्ने की कृषि बहुत बड़े स्तर पर होती है यहां पर। और गन्ने की कृषि अगर यहां अच्छी होती है, गन्ना उत्पादन अच्छा होता है, तो गन्ना क्या करते होंगे? ये खुद ही चूस जाते होंगे सारा, या कुछ काम में लाते होंगे। तय है बड़े स्तर पर क्या करेंगे? चीनी मिल उद्योग लगेंगे यहां, यानी कि कहा जाए शुगर मिल लगेंगी। तो क्वींसलैंड से लेकर न्यू साउथ वेल्स तक आप देखोगे बड़े स्तर पर शुगर मिल है। और यही ही इन्हीं तट के सहारे कुछ प्रमुख नगर हैं, कुछ प्रमुख नगर हैं, जैसे कुक टाउन। ये कौन सा नगर है? कुक टाउन। जैसे यहीं देखोगे एक और नगर क्रेन्स। क्या नाम है? क्रेन्स। हाईलाइट करते रहो। ऐसे ही देखोगे नीचे तो टाउन्सविले,
कौन सा? टाउन्सविले। नीचे देखोगे तो मैके, ये प्रमुख तटीय नगर हैं। क्या है? मैके। तो कुक टाउन्स, क्रेन्स, टाउन्सविले, मैके, इन क्षेत्रों से, इन तटीय बंदरगाही क्षेत्रों से बड़े स्तर पर गन्ने और चीनी का निर्यात किया जाता है। अब देखो, जलवायु भी है, उद्योग भी मौजूद है, कृषि भी अच्छी हो रही है, तो मानव अधिवास तो यहां ज्यादा होगा ही होगा, लोगों को रोजगार यहां मिलेगा ही मिलेगा, तो है, बिल्कुल दिखाई देता है। अब लेकिन बात आएगी कि सर यहां इंडस्ट्रीज क्यों लगी है, इतनी 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 शुगर मिल क्यों लगी? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज तभी लगती है जब वहां पर खनिज मिले, और उससे भी बड़ी बात, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए बड़े स्तर पर ईंधन की आवश्यकता होती है, ईंधन भी मिले। क्या मिले? ईंधन भी मिले। तो क्या इस तटीय भाग में ईंधन पाया जाता है इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए? और इन लोगों को भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो क्या यहां पर ऊर्जा उत्पादन बड़े स्तर पर हो पाता है? अगर होता है तो ईंधन कहां है? तो यही ही आप देखिएगा, आपको न्यू साउथ वेल्स में एक नगर दिखाई देगा जिसका नाम है न्यू कैसल। मिला क्या? न्यू कैसल मिला? न्यू कैसल मिला? जल्दी से बताएं। न्यू साउथ वेल्स राज्य में दिखाई देगा न्यू कैसल। न्यू कैसल, जल्दी से बताएं। न्यू कैसल, कमेंट करें जल्दी से। यस सर, ठीक है। तो न्यू कैसल के पास में ही, आपके एटलस में बना नहीं होगा, अगर बना होगा तो मिनरल्स वाला जो मैप है ऑस्ट्रेलिया का वहां दिखेगा आपको, ठीक है। न्यू कैसल के पास ही थोड़ा उत्तर की तरफ आपको यहां एक क्षेत्र दिखाई देगा, एक क्षेत्र दिखाई देगा जिसका नाम है हंटरलैंड। क्या नाम है? हंटरलैंड। हो सकता है मिले भी, हो सकता है ना भी मिले। अगर मिलेगा तो हो सकता है मिनरल्स वाले में मिलेंगे। मिल गया, मिल गया, ठीक है। हंटरलैंड मिल गया। हंटरलैंड को बोला जाता है रूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रूर ऑफ क्या? ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। अर्थात रूर शब्द से किसको संज्ञा दी जाती है? रूर शब्द से दी जाती है संज्ञा ऐसे क्षेत्रों को जहां बड़े स्तर पर कोयला भंडार पाया जाता है। तो न्यू कैसल के समीप हंटरलैंड में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र पाया जाता है, इसीलिए इसे रूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मैंने बना दिया है कहां मिलेगा। क्या कहा जाता है इसे? रूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक कोयला भंडार अगर कहीं मौजूद है तो न्यू साउथ वेल्स के न्यू कैसल शहर के समीप हंटरलैंड क्षेत्र में भंडार अवस्थित है कोयले का। नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो बस यही ही बात थी पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, इतना ही लिखना है। तो जल्दी से हेडिंग डाली है पूर्वी तटीय मैदान, और जल्दी से इस मैप को लिखिए और इसी पर हम लोग बात करेंगे। इसी को ही लिखेंगे जो अभी हमने जाना है। जल्दी से बनाए हंटरलैंड, कुक टाउन, क्रेन्स, टाउन्सविले, मैके, जल्दी से। पूर्वी तटीय मैदान, इस पूर्वी तटीय मैदान पर हम लोगों ने बात करी है। जल्दी से बनाएं इस मैप को।
हर एक भौतिक विभाजन जब पढ़ेंगे अलग अलग, तो हर भौतिक विभाजन का मैप अलग अलग बनाएंगे। जल्दी से बनाएं और फिर बताएं। बन गया सर, ठीक है। जल्दी से बताएं बनाकर। डन सर, बन गया सर, ठीक है। तो चलो क्या लिखना होगा यहां पर, सुनो पहले। जो जाना है, जो जाना है उसे एक बार सीरियल से जानते हैं, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूरब में अवस्थित एक संकीर्ण पट्टी के रूप में दिखाई देता है, जिसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का केवल 3% है। लेकिन यहां मानव अधिवास या यहां की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 90% निवास करती है। क्लियर है। यहां अधिक जनसंख्या के पाए जाने का कारण कृषि योग्य उपजाऊ भूमि, उद्योगों की अवस्थिति, अनुकूल जलवायु आदि है। चूंकि इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, जहां दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा इस पूर्वी तटीय मैदान में अधिक वर्षा कराई जाती है, अर्थात 170 से 180 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, जिस कारण से मकर रेखा से ऊपर तटीय मैदान में गन्ने की कृषि खूब अच्छी होती है। इस वजह से इसके तटीय नगरों पर बड़े बड़े चीनी मिल उद्योगों की स्थापना की गई है, जैसे कुक टाउन, क्रेस, टाउन्सविले, मैके शहरों में। इन उद्योगों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति न्यू साउथ वेल्स के न्यू कैसल के समीप हंटरलैंड, जिसे रूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, से प्राप्त कोयले के द्वारा की जाती है या कराई जाती है। क्लियर है। पूरी यही चीज लिखनी है, जिसे लिखेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कैसा लगा, ये समझ में आया या नहीं आया? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया समझ में आया या नहीं आया अभी तक जितना पढ़ा? और ये जितना भी है इसे कल लिखते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल। ओके क्लास, थैंक यू।